So in the last topic हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेल वाला टॉपिक। EMF, internal resistance and terminal potential. So yes students, what do you understand with the term EMF of a cell? Yes, what do you understand by the term EMF of a cell? Sir, maximum potential at no. Maximum potential difference between terminals of a cell when no current is drawn from the cell or cell is in state of open circuit, current 0. Okay. Second, can you tell me terminal potential difference? Terminal potential difference, what it is? Terminal potential difference, it is, yes student, what do you mean by terminal potential difference? Now what is terminal potential difference students? What do you understand with terminal potential difference? Sir, potential difference between terminals of any Potential difference electrode. between terminals of a cell, potential difference between electrodes of a cell. यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड electrodes of a cell when some current is drawn from the cell. When some current is drawn from the cell. और तीसरा फैक्टर होता है बच्चों हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। यार क्या दिक्कत है बताओ? तीसरा फैक्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? हाँ जी बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस resistance offered by electrodes and electrolytes. Resistance offered by electrodes and electrolytes. So we write here resistance offered by electrodes and electrolytes. इसको हम शो करते हैं स्मॉल r सिंबल से। अच्छा, इसके बाद बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सेल को? साथ साथ बनाओ डायग्राम उसका रिप्रेजेंटेशन। कैसा होगा सेल का रिप्रेजेंटेशन? आपको ड्रॉ करना होगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर एक सेल और बैटरी along it with an internal resistance, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, यहाँ सेल और बैटरी का ईएमएफ ले लेंगे E। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। और सपोज यहाँ पे हमारे पास करंट है I, तो फिफ्थ पॉइंट आता है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इक्वेशन फॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल बताइए स्टूडेंट, इक्वेशन फॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यस, क्या इक्वेशन होगी करंट फ्रॉम द सेल के लिए? Sir, E upon में capital R plus small r. I is equal to E divided by capital R plus small r,
This is the equation for current drawn from the cell. Sixth point is maximum current drawn from the cell. Maximum current drawn from the cell. अब किस कंडीशन में हमें सेल से मिलने वाला करंट मैक्सिमम मिलेगा? मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. Yes. So E by small r. E by small r. मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? मैक्सिमम करंट के लिए आपको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को खत्म करना है, उसको जीरो पुट करना है. अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जीरो पुट करेंगे तो करंट विल बी E डिवाइडेड बाय स्मॉल r, एंड दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट विच वी ड्रॉ फ्रॉम ए सेल. सेवेंथ पॉइंट इससे रिलेटेड है, इक्वेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल. इक्वेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल. इक्वेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल. तो हम टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r. स्टूडेंट्स, इसके साथ आप एक पॉइंट और नोट करेंगे, दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सेल. डिस्चार्ज ऑफ सेल का मतलब होता है हम सेल से अगर करंट ले रहे हैं, उसको चार्ज नहीं कर रहे. हम आगे चलकर पढ़ेंगे एक टॉपिक किरचॉफ लॉ, और उसके हेल्प से हम डिराइव करेंगे कि जब एक सेल चार्ज हो रहा होता है तो उस समय ये इक्वेशन चेंज होकर हो जाती है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर. बट ये कंडीशन है ड्यूरिंग द चार्जिंग. इसको प्रूव करने के लिए हम किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे आगे. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होती है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. एट पॉइंट इज द रिलेशन बिटवीन terminal voltage and EMF of the cell. Relation between terminal voltage and EMF of cell. It is EMF multiplied external resistance divide total resistance. EMF multiplied external resistance or divide by total resistance. By this formula आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF. नाइन्थ पॉइंट इस टॉपिक में आया, ग्राफ. कैसा ग्राफ ऑब्टेन होगा अगर हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन EMF एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. यस, ग्राफ ड्रॉन बिटवीन EMF एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. ये इस तरह से पैरेलल टू द एक्सिस होगा R के. ये ग्राफ ये इंडिकेट करता है EMF does not depends upon, हेलो, हाँ जी निखिल, दूसरे हैं बेटा ये तो. हाँ ठीक है. EMF does not depends upon external resistance. तो किस फैक्टर पे डिपेंड होता है बच्चों EMF? मैंने आपको टॉपिक में समझाया ये पॉइंट. ऑन व्हाट फैक्टर डज द EMF डिपेंड्स? हमने पढ़ा था कि हमारे इलेक्ट्रोड्स कैसे नेचर के हैं और उनमें हमने कैसा सॉल्यूशन यूज किया. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है EMF. इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ आया, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V वर्सेस करंट I. ये ग्राफ ऐसा बना हमारा, जहां ये ग्राफ हमारा करंट के एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ये वाले पॉइंट पर, ये हमारा मैक्सिमम करंट का पॉइंट होता है और ये मैक्सिमम करंट होता है E डिवाइड बाय स्मॉल r. और जहां ये टर्मिनल वोल्टेज वाली एक्सिस को टच करता है वो EMF का पॉइंट होता है E इक्वल V. और व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स? Yes students, slope of graph Negative equals of to negative minus r. internal resistance. तो that means इसके हेल्प से आप यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. स्लोप होगा नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस.
अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में आता है ग्राफ, 11th पॉइंट, दैट इज ग्राफ ड्रॉन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो ये ऐसा ग्राफ है, इसमें क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम से मैक्सिमम ईएमएफ के इक्वल जा सकती है, ईएमएफ से इक्वल नहीं हो, ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन EMF of the cell. टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ ए सेल। सो जब हम इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होती है, और एक ऐसा इंस्टेंट आ जाता है जब ये VE के इक्वल हो जाती है। ये तब होती है जब आपके सर्किट में करंट जीरो हो जाए, सिर्फ तभी आपका V और E दोनों इक्वल आ सकते हैं, व्हेन करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने अभी इस सेल वाले टॉपिक में कवर किए हैं। नाउ एनी डाउट इन एनी पॉइंट? नो डाउट। चलिए अब स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें कवर करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक ही करवाऊंगा मैं आज आगे आपको, और फिर इस जितना हो गया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक करेंगे आज हम सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द सेल। एक सेकेंड बेटा, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल। बच्चों, हम एक से ज्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और इनके दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, वन सीरीज कॉम्बिनेशन, वन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है हमारे पास। हमने एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो जब हम ऐसा करें, एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दें, इस अरेंजमेंट को सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है आपका B पॉइंट, और ये पॉइंट है आपका C पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सेल है, ये सेल 1, सपोज इसकी EMF है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और इसके टर्मिनल्स हैं A और B। अब ऐसे हमारा जो दूसरा सेल है, उसकी EMF है E2, रेजिस्टेंस R2, लेकिन वो कनेक्टेड किधर है, उसके टर्मिनल्स हैं ये दो पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये दो उसके टर्मिनल्स हैं। बच्चों, क्योंकि ये सारे सेल यहाँ पर, ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में ना करंट सेम रहता है, एक ही पाथ होता है करंट के पास फ्लो करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये I करंट इस बैटरी से आएगा, तो I करंट इस बैटरी से भी आएगा, और ये दोनों करंट फिर सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सर्किट में से पास होंगे। ठीक है, तो ये हम पूरा सर्किट डायग्राम यहाँ दिखा देते हैं ऐसे, और करंट यहाँ पे एक ही कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज करंट इज सेम। करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच सेल is same because ये दोनों सीरीज में अरेंज हैं। नाउ बच्चों, कंसीडर ओनली द सेल नंबर 1। कंसीडर सेल नंबर 1। अगर आप सिर्फ सेल नंबर 1 पे ध्यान दें, कैन यू टेल मी द टर्मिनल्स ऑफ द सेल नंबर 1, जिन टर्मिनल्स पर वो कनेक्टेड है सेल नंबर 1। टर्मिनल्स ऑफ द सेल नंबर 1, A एंड B। वेरी गुड। तो बच्चे, हम ऐसा लिखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो इक्वेशन होती है ना, उसको यूज करेंगे, E माइनस IR, लेकिन उसको सेल नंबर 1 के लिए यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे V के साथ लिख देंगे AB, मतलब हमारे टर्मिनल्स हैं A और B, हमारी EMF है E1, और हमारे पास रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, फिर आप इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस था। देखो इस वर्ड पे ध्यान दो, डिफरेंस।
तो डिफरेंस है तो हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, और ये हो जाएगा E1 माइनस आई इंटू R1। ठीक है, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट फर्स्ट इक्वेशन तक पहुंचने में? अब यहाँ पे इसी तरह से आपको सेल नंबर 2 को ध्यान देना है। कंसीडर सेल नंबर 2, कंसीडर सेल नंबर 2। तो बच्चों सेल नंबर 2 के टर्मिनल्स कौन से हैं? यस, कैन यू टेल मी द टर्मिनल्स ऑफ सेल नंबर 2? BC, EMF है E2, रेसिस्टेंस है R2। ठीक है, अब मैं इस BC को क्या लिख सकता हूँ? VBC को, इसको मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ऑफ B माइनस द पोटेंशियल ऑफ C इज E2 माइनस I इंटू R2। देखो ये लिख सकता हूँ। बोलो यहाँ सेकेंड इक्वेशन तक आने में कोई डाउट? सेकेंड इक्वेशन तक कोई डाउट? ठीक है, अब आपको ड्रॉ करना है बच्चों इनका इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल मतलब जो इन दोनों के जैसा एक सेल हो, एक सिंगल सेल। देखो आप ध्यान देके ये बताओ कि ये दोनों सेल किस टर्मिनल्स पर जुड़े हुए हैं, जहां दोनों ओवरऑल कनेक्टेड हैं। अगर इनको एक साथ देखा जाए तो ये दोनों सेल का कॉम्बिनेशन किन दो टर्मिनल्स पर जुड़ा हुआ है? ए और सी पर जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करो, एक सिंगल सेल लो, उसे ज्वाइन कर दो ए पे और सी पे। अच्छा, ये दोनों सेल किस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जुड़े हुए हैं? इस आर से। तो आप इस एक को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सेम आर वैल्यू से ज्वाइन कर दो लाइक दिस। अच्छा, अब ये दोनों सेल मिलकर कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं? कितना करंट दे रहे हैं सर्किट में? आई करंट। तो आप ये मान लो कि इस एक सिंगल सेल से भी आई करंट आ रहा है। ठीक है, तो अब इस एक सिंगल सेल की जो ईएमएफ होगी उसे कहेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इस एक सिंगल सेल की जो रेसिस्टेंस होगी उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, इसकी जो ईएमएफ होगी उसको कहेंगे इक्विवेलेंट ईएफ, और इसकी जो रेसिस्टेंस होगी उसे कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सो एनी डाउट इन मेकिंग दिस इक्विवेलेंट सेल? Yes, students, any doubt in making this equivalent cell? No, sir. अब आप एक काम करो, आप ऐड करो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो। अब देखो इन दोनों के लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, VA माइनस VB में VB माइनस VC ऐड करेंगे, व्हाट वी विल हैव? VA माइनस VC। हमारे पास क्या आ जाएगा? VA माइनस VC आ जाएगा। फिर E1 माइनस IR1 में ऐड करेंगे E2 माइनस IR2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 आ जाएगा, और माइनस कॉमन आ जाएगा, और R1 प्लस R2 आ जाएगा। देखो मैंने 1 और 2 को ऐड करा है, 1 और 2 के लेफ्ट और राइट साइड को। तो VA माइनस VB में ऐड करूंगा VB माइनस VC। बच्चों क्लियर है कि यहाँ पे VA माइनस VC रह जाएगा। फिर E1 माइनस IR1 में ऐड करूंगा E2 माइनस IR2, तो क्लियर है E1 प्लस E2 हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस I, और R1 प्लस R2 आ जाएगा। सो चलिए मैं इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। बोलिए बच्चों इक्वेशन 3 बनाने में कोई डाउट? नो सर। अब आपको जैसे ही सारे इक्वेशन इक्विवेलेंट सेल के लिए लगानी है, इक्विवेलेंट सेल पर इसी इक्वेशन को बनाना है। जैसे जो ये टर्मिनल वोल्टेज वाली इक्वेशन हमने लिखी है ना एक एक सेल के लिए, ऐसी इक्वेशन आपको इक्विवेलेंट सेल पर लिखनी है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के इस इक्वेशन को लिखते हैं। सो हम लिखेंगे कंसीडर नाउ इक्विवेलेंट सेल। कंसीडर नाउ द इक्विवेलेंट सेल। सो अब बच्चों इस इक्विवेलेंट सेल के टर्मिनल्स कौन से हैं? आपका पूरा ध्यान इस डायग्राम पे आ जाए। अब इक्विवेलेंट सेल के टर्मिनल्स कौन से हैं? किन दो टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है ये? ए और सी पे। तो हमारे जो इक्वेशन होती है V इज
E माइनस आई आर, इसमें हम V को ले लेंगे A और C में पोटेंशियल डिफरेंस, E के साथ लिख देंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, R के साथ लिख देंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इस VAC को लिख सकते हैं VA माइनस VC इज E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 और 5 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों में VA माइनस VC आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 और 5 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 मैं दोनों को अगर रिलेट कर दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट होगा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 is equal to E equivalent minus I into R equivalent। ठीक है, अब ये रिजल्ट होगा तो यहाँ पे देखो ये E इक्विवेलेंट इस E1 प्लस E2 के इक्वल बन सकता है, और यहाँ जो R इक्विवेलेंट वाली टर्म है कंपेयर करने पे वो R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड दैट E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, एंड देन वी फाइंड R equivalent is equal to R1 plus R2. So what is the conclusion here? Conclusion here is that when you connect two cells in the series like this way, first of all, what is a series? Series means connecting the cell like this, कि एक सेल का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से, इस तरह से ये कनेक्टेड हो। सो अगर हम कुछ सेल्स को सीरीज में लगा लेते हैं, उनमें से हमारे फर्स्ट सेल का ईएमएफ है E1, सेकंड का ईएमएफ है E2, सपोज थर्ड का ईएमएफ है E3, तो बच्चों हमारा जो टोटल ईएमएफ होगा जो हमें तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा उसे हम इक्विवेलेंट ईएमएफ कहेंगे, और ये टोटल ईएमएफ हमें मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एज सो ऑन। अगर ये हमारे n रेसिस्टर्स भी हैं सो एज सो ऑन अप टू En मिलेगा, और हमारा मतलब इन तीनों सेल का अब जो टोटल रेसिस्टेंस होगा इंटरनल वो ऐसा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू n टाइम्स ये इंटरनल रेसिस्टेंस R ऐड होते जाएंगे। सो इन दिस वे वी फाइंड E इक्विवेलेंट एंड वी फाइंड R इक्विवेलेंट। ओके, ये हमारा मेथड होगा उनको निकालने का, ऐड करना होगा हमें डायरेक्टली। तो ये कंक्लूजन है इस टॉपिक की, इस डेरिवेशन की। नाउ एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन अप टू दिस? No, sir. No, sir. चलो अब देखो बच्चों, इसमें एक स्पेशल केस आता है इस डेरिवेशन में। स्पेशल केस ये होता है n आइडेंटिकल सेल्स connected in series to external resistance अब बच्चों हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे n नंबर ऑफ सेल, n कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 7 10 like this, there are n number of cells, these are connected in series and then they are connected through an external resistor ऐसे। सो ये हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हो गए। n आइडेंटिकल मीन्स है कि सबका ईएमएफ इक्वल है और सबका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है। सो ये n आइडेंटिकल सेल का केस हो गया। नाउ व्हाट इज द टोटल ईएमएफ इन दिस कॉम्बिनेशन? total EMF in this combination. Total EMF in this combination is E plus E plus E
you add it n times, so total EMF is what? Ne. Now what is total internal resistance in this combination? NR. So total internal resistance in this combination is N into small r. Now what is the current in the circuit? करंट क्या होता है? करंट होता है ईएमएफ। देखिए ऊपर आइए, जब हमारा एक सिंगल सेल होता है, तो भी हमने फॉर्मूलाज में रिवाइज किया है कि एक सिंगल सेल के लिए फिफ्थ फॉर्मूला देखिए, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये होता है ईएमएफ डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ईएमएफ डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। इफ देयर आर n cells, what is your total EMF here? It is Ne. Divide total resistance. What is your total resistance? Internal resistance है n into small r plus external resistance है capital R. So this is the value of the current we get when n cells are connected here in the cell. Any doubt in this point? No, sir. सर समझ नहीं आया ये वाला। बेटा n सेल्स हैं, मतलब जैसे ऊपर 2 थे ना, 3 थे, अब ऐसे 10, 15, 20 कुछ भी हो सकते हैं। n सेल्स ले लिए, हर एक सेल आइडेंटिकल मतलब सबका ईएमएफ सेम है। तो बताओ इसमें ये सारे सेल जब मैं ऐड करूंगा बेटा, ये टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? इसका ई है, इसका ईएमएफ है, इसका ईएमएफ है, व्हाट शुड बी द टोटल? Ne। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? अब ऐसे रेसिस्टेंस भी सीरीज में है, सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड होके आर 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 एन टाइम्स ऐड होगा, आर की वैल्यू आर प्लस आर अप टू एन टाइम्स, तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू ऐड होके? एन आर। ये 2 पॉइंट क्लियर है लीशा? ये 2 पॉइंट क्लियर है? आगे बताऊं इससे? अब देखो, अब इन सारे सेल्स को हम मान लो एक सेल से रिप्लेस करना चाहें, तो उस एक सेल की ईएमएफ कितनी होनी चाहिए? Ne। उस एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? N इंटू स्मॉल r, और इसे हमने कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से, लाइक दिस। अब हम इस सर्किट में करंट निकालना चाहते हैं, तो करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ। ईएमएफ है Ne, रेजिस्टेंस है N इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, हाँ जी बच्चे, आया समझ अब ये वाला पॉइंट? हेलो? Yes. Yes, sir. तो ये केस हो गया n आइडेंटिकल सेल्स व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज। तो आज की क्लास में हम ये 2 टॉपिक करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस मैंने ऊपर दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले बताओ इसमें हम कोई डाउट करवाऊं क्वेश्चंस? यस सर। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक पे बस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट, देयर इज ए सेल, एक सेल है मेरे पास, सेल का ईएमएफ मुझे गिवन है, देयर इज ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। देखो यहाँ पे सेल है, सेल का ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है उस सेल का 0.1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कनेक्टेड टू ए 3.9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमने उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्वाइन किया हुआ है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3.9 ओम। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अब इस लाइन का सो बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है एक्सटर्नल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू है इस क्वेश्चन में E, यहाँ पे आपके पास E की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, और सेकंड आपके पास है इसके बाद एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r, ये स्मॉल r की वैल्यू है 0.1 ओम,
और ये आपके पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है जिसका सिंबल है कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर की वैल्यू हो गई। व्हाट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। कोई फॉर्मूला ऐसा जो V को E से डायरेक्टली रिलेट करता हूं, कुछ किया हमने ऐसा फॉर्मूला V डायरेक्ट रिलेटेड टू E? E माइनस आई आर। E माइनस आई आर तो है ही बेटा, वो तो ठीक है, ये 7th वाला। अभी देखो ये 8th वाला फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। देखो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हो गए ना। V तो हमें निकालना है, E हमें गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल R हमें गिवन है, स्मॉल r हमें गिवन है, तो यूज कर सकते हैं ये 8th फॉर्मूला। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ये 8th फॉर्मूला यूज करना है और कैलकुलेट करना है टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू, हियर V इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल R डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल है, बस फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। निकाल लोगे? कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आगे? यस सर। समझ आ गया सबको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना होगा? चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान देंगे। देखो वो कहता है देयर इज ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट। देखिए फिर से एक बैटरी, हमने एक सेल लिया, देखो यहाँ हमें ईएमएफ गिवन है 3 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस उसका गिवन नहीं है, स्मॉल r लिखा हुआ है। कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R हो गया 55 थ्रू एन एमीटर ऑफ रेसिस्टेंस, एक एमीटर भी जोड़ा हुआ है, एमीटर का 1 ओम रेसिस्टेंस है, और एमीटर बता रहा है कि सर्किट में जो करंट है वो 50 मिली एम्पियर है। तो आपको एक तो डायग्राम इस पूरे सर्किट का बनाना है और इसमें स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक सेल था, ये हम सेल बना देंगे जिसका ईएमएफ हमें गिवन था, तो यहाँ हम E लिख देंगे और ये ईएमएफ 3 वोल्ट थी। फिर हमें इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है कि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एक इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r से शो कर देंगे। फिर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, और उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू था 55 ओम, ये 55 ओम से कनेक्ट कर देंगे। और साथ में एक एमीटर लगाया हुआ है हमने सीरीज में, यहाँ एक एमीटर लगा देंगे। ठीक है, अब इस एमीटर का भी एक रेसिस्टेंस है और इसका रेसिस्टेंस हमें 1 ओम दिया हुआ है। अब हमें इस सर्किट में ये बताया हुआ है कि एमीटर रीड करता है इस सर्किट के करंट को, तो वो बता रहा है कि एमीटर में करंट आ रहा है, करंट इन द सर्किट इज 50 मिली एम्पियर। यहाँ पे 50 मिली एम्पियर करंट आ रहा है इस सर्किट में, तो हम यहाँ पर I की वैल्यू भी लिख देते हैं, सर्किट का करंट है 50 मिली एम्पियर। नाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r? चलिए इसके लिए आपको करंट वाला फॉर्मूला यूज करना होगा सिंपली, क्योंकि करंट गिवन है तो हम करंट वाले फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं। और करंट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे 5th फॉर्मूला हमें लगाना होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम ए सेल? बोलिए बच्चों क्या फॉर्मूला है? E डिवाइडेड कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो बस आपको इस क्वेश्चन को सोचने में ये फॉर्मूला यूज करना है, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये लगाया हमने। अब देखो E की वैल्यू तो होगी बच्चे 3 वोल्ट। अब कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल का मतलब होता है सेल से बाहर जो भी रेसिस्टेंस प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल नाम में ही आ रहा है एक्सटर्नल, सेल से बाहर जो भी रेसिस्टेंस हो। तो सेल से बाहर यहाँ कितने रेसिस्टेंस हैं? एक तो ये 55 ओम है और एक ये 1 ओम रेसिस्टेंस है, 2 कितना हो गया टोटल? 56 ओम। 56। तो मैंने इस R की वैल्यू पुट कर दी एक्सटर्नल की, प्लस इंटरनल जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब करंट की वैल्यू देखो यहाँ गिवन है 50 मिली एम्पियर, तो करंट I के प्लेस पे लिख देंगे 50, मिली को एम्पियर में चेंज करेंगे, 10 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 आ जाएगा और डिवाइड में 56 प्लस स्मॉल r हो जाएगा। 56 प्लस स्मॉल r को लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमने 56 प्लस स्मॉल r को लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 50
इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो इसको लिख सकते हैं 56 प्लस मोलर इज 300 डिवाइड बाई 5, तो 300 डिवाइड बाई 5 60 हो गया। 56 प्लस मोलर इज इक्वल टू 60 एंड स्मॉल आर की वैल्यू सोल्व होके आ जाती है बच्चों यहाँ 4 ओम। तो यहाँ हमारे पास सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होने वाला है 4 ओम। दोबारा देख लो ये क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ा है हमें, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में हमें इस एमीटर का भी रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल मतलब सेल से बाहर, सेल से बाहर एक तो 55 ओम का रेसिस्टेंस है, एक 1 ओम का है, और दोनों सीरीज में है, तो टोटल 56 लेना होगा, और स्मॉल आर की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नाउ एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? नो सर। ओके, किसी और का कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों? आ गया सबको समझ क्वेश्चन 2? Yes, sir. चलिए इसके बाद ऊपर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफिकल क्वेश्चन है, और वो कहता है इस ग्राफ में, आप पहले तो देखो बच्चों ग्राफ किस दो क्वांटिटी में बनाया गया, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाया गया। वो कहता है कि इस सेल का ईएमएफ क्या है ये बताओ, जिसका ये ग्राफ बना रहा है। इस सेल से हमें मैक्स करंट कितना मिल सकता है ये फाइंड आउट करो, और इस सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट करो। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे हमने ग्राफ वाले पॉइंट्स रिवाइज करे थे अभी आज क्लास में। तो यहाँ पर आएंगे बच्चे, ये देखो फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10 में देखो, जहां ग्राफ आपकी V की एक्सिस को टच करता है वो पॉइंट किसका होता है, ईएमएफ का, और जहां ग्राफ आपकी करंट की एक्सिस को टच करता है वो पॉइंट आपका होता है मैक्सिमम करंट E बाय स्मॉल आर का। आई बात समझ? तो यानी आप इधर देखो, आपका ग्राफ ई वी वाली एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये देखो यहाँ पे वी वाली एक्सिस को किस पे टच कर रहा है, 1.4 पे। तो आपके पास बच्चों सीधा सीधा यहाँ पे जो सेल का ईएमएफ है वो 1.4 वोल्ट आने वाला है। एनी डाउट इन दिस? फिर यहाँ पे करंट वाली एक्सिस नो सर। टच किस पे हो रहा है, 0.28 पे, तो ये आपका मैक्स करंट का वैल्यू आने वाला है। सो मैक्सिमम करंट इज 0.28 एम्पियर। अब आपको निकालनी है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, E डिवाइडेड बाय स्मॉल आर होता है मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला, और यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हो E डिवाइड बाय आई मैक्सिमम। अब बच्चों E की वैल्यू है 1.4 डिवाइड बाय मैक्सिमम करंट है 0.28, और इसे सोल्व कर लीजिए, ये ओम्स में आपके पास रेसिस्टेंस आ जाएगी थर्ड क्वेश्चन में। नाउ एनी डाउट इन क्वेश्चन 3? No, sir. नो सर। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेसिस्टर, टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज V दे दिया उसने, ईएमएफ दे दिया, और कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, ये जो रेसिस्टर की कनेक्टेड टू रेसिस्टर की बात कर रहे हैं मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टर। करंट थ्रू द सर्किट इज फाउंड टू बी 5 एम्पियर, ये करंट आ गया सर्किट में। व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, आपको बताना है इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है। बच्चों हमारे पास ईएमएफ है, हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है, हमारे पास करंट की वैल्यू है, और हमें निकालना है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो व्हाट वी शुड डू, बोलो। हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू है वोल्ट, हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है 8 और करंट है 5। So V is equals to E minus IR. V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये इक्वेशन यूज करेंगे, और इस इक्वेशन में V की वैल्यू है 8, E की वैल्यू है 9, करंट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 5 ampere. 5 एम्पियर। 5 यहाँ पे एम्पियर। हमारे पास करंट 5 एम्पियर का था, 5 एम्पियर करंट ले लेंगे। सो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर
5 into small r. So now 5 into small r is equal to 9 minus 8. 9 minus 8 is 1. 5r is equal to 1. R is equal to 1 divide 5. So internal resistance is equal to just 0.2 ohm. Can we calculate now the external resistance? External resistance. तो इसके लिए हम करंट का यूज करें. I is E divided by capital R plus small r. So capital R plus small r is equal to E divided by I. अब कैपिटल R तो आपको निकालना है. स्मॉल r आ गया आपके पास 0.2. E की वैल्यू, EMF की वैल्यू आपके पास है 9 और करंट की वैल्यू 5. सो R प्लस 0.2 इज 9 by 5. तो बच्चों 9 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 5 1.8 हो जाएगा. सो दिस इज 1.8. सो कैपिटल R इज 1.8 प्लस 0.2 and capital R is then equals to 2 ohm. माइनस 0.2 नहीं आया, माइनस क्यों आएगा बेटा? इधर प्लस में है ना. हाँ माइनस 0.2 आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस 0.2 आएगा तो ये हो जाएगा 1.6 ओम. सर डिस्चार्ज का क्या मतलब है? ड्यूरिंग डिस्चार्ज. डिस्चार्ज बेटा देखो, डिस्चार्ज दो वर्ड को ब्रेक करके समझो. डिस प्लस चार्ज. चार्ज होने का मतलब सेल को आप चार्जिंग कर रहे हो. डिस्चार्ज मतलब आप उससे एनर्जी ले रहे हो. जब हम किसी सेल को एनर्जी सप्लाई करते हैं यानी उसको करंट सप्लाई करते हैं, अब कैसे करते हैं देखो. अब मान लो आपका ये सेल है, ये सेल का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है. आपके पास एक सेल और है, एक बैटरी का सोर्स और है, ये उसका पॉजिटिव है. ये जो दूसरी बैटरी है ये मान लो 100 वोल्ट की बैटरी है और ये जो पहले वाली बैटरी है ये सिर्फ 10 वोल्ट की बैटरी है. हमने इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव. नाउ टेल मी करंट ऑलवेज फ्लो इन विच डायरेक्शन? सर नेगेटिव टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब यहाँ पे देखो ये वाले सेल का ये पॉजिटिव एंड है, ये दूसरे का, लेकिन ये वाला जो दूसरा सेल है ये 100 वोल्ट का है, ये बहुत ज्यादा हायर वोल्टेज पे है. तो करंट इससे स्टार्ट होगा और इस दूसरे वाले सेल तक जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल नंबर बी एक तरह से लोअर पोटेंशियल है और टर्मिनल ए हायर है. तो अभी करंट सेल के अंदर जाएगा और फिर इससे सेल चार्ज होने लगेगा. अब डिस्चार्ज में क्या होता है? डिस्चार्ज में हमारे पास ये सेल होता है और हम इसको एक रेसिस्टर से कनेक्ट करते हैं लाइक दिस. ठीक है, अब मान लो 10 वोल्ट का सेल है तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हायर है, ये पॉइंट लोअर है एंड करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर टू लोअर. तो करंट इस रेसिस्टर में से जाने लग जाएगा. लेकिन सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेल में से करंट बाहर आ रहा है. जब एक सेल में से करंट रिलीज हो रहा है इसको कहते हैं डिस्चार्ज, और जब एक सेल के अंदर करंट जा रहा है तो इसको कहते हैं चार्ज. आई बात समझ लीशा? यस. ठीक है, ये मतलब होता है. जब हम आगे किरचॉफ लॉ करेंगे तो हम ये प्रूव करेंगे. वहां पे सेल के चार्जिंग के समय ये इक्वेशन में प्लस आ जाता है बीच में, और डिस्चार्ज के समय ये इक्वेशन में E माइनस आई आर ये इक्वेशन यूज होती है. V इज E माइनस आई आर. Yes, question number 6. Can you tell me question number 6? Is internal resistance a defect of cell? Is internal resistance a defect of cell? हाँ जी बच्चों, क्या इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का एक डिफेक्ट है? सेल के लिए एक डिफेक्ट माना जाएगा? यस, आंसर इज यस. बिल्कुल ये सेल के लिए एक डिफेक्ट है. क्या कारण है? मान लो किसी सेल की EMF 2 वोल्ट है तो उस सेल ने हमारे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को 2 वोल्टेज देनी थी, लेकिन उसके इंटरनल रेसिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गई जिसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल रेसिस्टर को 2 वोल्ट से कम वोल्टेज मिलने लगी.
यानी जहां हमने 2 वोल्ट का सेल सोचा था वो हमारे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को सिर्फ 1.4 1.8 वोल्ट ही दे रहा है। ऐसा किसकी वजह से हुआ? ऐसा इस इंटरनल internal रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से हुआ। इसलिए हम इसको एक सेल का डिफेक्ट मान सकते हैं, दैट इट इज ए डिफेक्ट ऑफ सेल। क्लियर? Yes, students, Yes, is sir. this clear? It is a Yes, defect sir. of cell. Seventh question is, why is terminal voltage of a cell less than the EMF of a cell? कि जो टर्मिनल वोल्टेज V होती है वो EMF से कम क्यों होती है? ये कई बार हमने आंसर कर लिया। पॉइंट बताओ। Why is terminal voltage of a cell less than EMF of a cell? Because sir, some Direction drop in opposite of the external terminal. Due to potential drop internal in internal resistance. ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसा होता है। क्या होता है कि ये अगर हम इक्वेशन देखें V इज E माइनस आई आर, क्लियर है? इस इक्वेशन से V E से कम ही आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है आई आर, और आई आर क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेसिस्टेंस। सो ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेसिस्टेंस V इज फाउंड टू बी ऑलवेज लेस देन E। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन करंट एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो बच्चों इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है, करंट और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में ये रिलेशन होता है। अब इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देख लो और बता दो कि आपको कैसा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आई और कैपिटल आर के बीच में। बोलो, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ शुड बी ड्रॉन बिटवीन आई एंड कैपिटल आर? यस स्टूडेंट्स, नो आंसर। कैसे ग्राफ बनाओगे बिटवीन आई एंड कैपिटल आर? ऐसा ग्राफ। अगर हमारी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी तो बहुत सिंपल है कि हमारा करंट यहाँ पे डिक्रीज होगा, इसलिए ये इनवर्स रिलेटेड ग्राफ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। आर की वैल्यू इंक्रीज होने से आई की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर? Yes, sir.